देखिए प्यारे बच्चों, त्रिगोनोमेट्री का हम लोग अभी तक 2 लेक्चर देख चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में त्रिगोनोमेट्री का बेसिक बातें देखे थे, सेकंड लेक्चर में कुछ त्रिगोनोमेट्री का फार्मूला देखे, और एक सवाल मैं पिछले क्लास में सेकंड लेक्चर में आपको करवाया था। अब वही सेकंड लेक्चर से ही रिलेटेड मैं सवाल कुछ आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, नेक्स्ट टाइप का सवाल लेक्चर थर्ड में। और लेक्चर थर्ड में हम कोशिश करेंगे कि सेकेंड लेक्चर से रिलेटेड बहुत सारे सवाल जितने भी बोर्ड में आते हैं उस सारे सवाल कवर किया जाए। अगर सारे सवाल अगर थर्ड लेक्चर में नहीं होता है तो फोर्थ लेक्चर में लाएंगे, लेकिन आपको सारे सवाल करवाया जाएगा। बोर्ड का जो भी पैटर्न है और भी कॉन्सेप्ट भी बताया जाएगा, तो सारे सवाल आपको करवाए जाएंगे। तो एक सवाल अभी मैं थर्ड लाता हूँ सेकेंड लेक्चर से ही रिलेटेड, जो सेकेंड लेक्चर में जो कॉन्सेप्ट बताया गया उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मैं सेकेंड सवाल लाता हूँ। जैसे इसी टाइप का सवाल मैंने आपको एक एग्जाम्पल सेकेंड लेक्चर में करवाया था। तो अभी देखिए एक सवाल है कि जैसे आपको दे दिया कि tan a इज इक्वल टू √3, tan a इज इक्वल टू √3 दे दिया, और आपसे पूछेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर त्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। मीन्स अदर त्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज मीन्स साइन a का वैल्यू, कॉस a का वैल्यू, सेक a का वैल्यू, कॉट a का वैल्यू, कॉसेक a का वैल्यू। मतलब आपने 6 त्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज देखा था, जिसमें से एक त्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज दे देगा और बचे हुए त्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू पूछेगा। इसका मतलब यही हुआ कि tan a जैसे यहाँ पे दिया हुआ है √3, तो आपसे पूछेगा कि अगर tan a √3 है तो अदर त्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू क्या होगा। मीन्स साइन a का वैल्यू क्या होगा, कॉस a का वैल्यू क्या होगा, कॉट a का वैल्यू क्या होगा, सेक a का वैल्यू क्या होगा, कॉसेक a का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए अगर tan का दिया और अगर आपसे कॉट का पूछता, अगर tan का दिया और अगर आपसे कॉट का पूछता तो आपको कुछ नहीं करना पड़ता। आपको पता है कि tan का उल्टा होता है कॉट, tan का उल्टा होता है कॉट। तो tan a अगर √3 है तो कॉट a क्या होगा, √3 का ही रेसिप्रोकल होगा, तो 1/√3। समझ रहे हैं ना। tan का उल्टा कॉट a है, और अगर आपका tan का दिया और कॉट का पूछे उल्टा वाला का, तो आप कुछ मत कीजिएगा, जो उसका वैल्यू दिया है उसका रेसिप्रोकल कर दीजिएगा, वही आंसर हो जाएगा। लेकिन अदर त्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज अगर आपसे पूछा है तब थोड़ा सा आपको इसमें मेहनत लगेगा। मेहनत क्या लगेगा कि मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आप जानते हो कि tan a बराबर अगर √3 दिया है तो इसको आप क्या लिख सकते हो, और tan a आपको पता है कि tan बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय। तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो ना प्यारे बच्चों, √3/1। क्या लिख सकते हो, √3/1। और आपको पता है कि tan में होता है परपेंडिकुलर और ये होता है बेस, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर का वैल्यू √3 हुआ और बेस का वैल्यू हुआ 1 यूनिट। मतलब √3:1 का रेशियो में है। मतलब परपेंडिकुलर और बेस का जब आप रेशियो निकालिएगा तो √3:1 का रेशियो मिलेगा। समझ गए। तो इससे अब हमको पता चल गया कि परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो √3:1 है। तो हम दूसरा रेशियो, ये आपका कौन बच गया, हाइपोटेनियस बच गया। तो परपेंडिकुलर और बेस की मदद से पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम हाइपोटेनियस निकाल लेंगे। तो हम सबसे पहले मानेंगे, यहाँ पे सपोज कर लेंगे कि लेट p बराबर √3k। मैंने आपको पिछला लेक्चर में बताया था कि k क्यों मानते हैं, क्योंकि आप कभी भी कोई भी रेशियो रहता है, जैसे मान लीजिए 4/8 कोई रेशियो है तो 4/8 नहीं लिखा जाता प्यारे बच्चों, इसको आप क्या लिखोगे, 1/2। देखिए आंसर आप लिख रहे हो 1/2, लेकिन ओरिजिनल फॉर्म इसका क्या था, क्या आपको पता है, क्या नहीं पता है। ये किसी मतलब ये 1/2 कैसे आया, कोई सिंपलेस्ट फॉर्म हो के आया। और सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे करते हो आप, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को देखते हो कि कौन से सेम नंबर का टेबल में आता है। तो आप देखें कि 4 के टेबल में 4 भी आया और 8 भी आया। तो 4 के टेबल में 4 1 टाइम्स में आया और 8 2 टाइम्स में आया। तो यहाँ पे आपको पता है, लेकिन यहाँ पे प्यारे बच्चों हमको नहीं पता
हमको नहीं पता कि ये किस टेबल से कटा। √3/1 जो सिंपलेस्ट हुआ है वो किस टेबल से कटा हमको नहीं पता। तो हम क्या करते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि ये k टाइम्स में कटा, मतलब k का टेबल में कटा। एक कोई कांस्टेंट ले लेते हैं, मतलब कोई नंबर ले लेते हैं, उसको वेरिएबल के रूप में डिफाइन करते हैं कि वो वेरिएबल है, कि उसी वेरिएबल से उसी वेरिएबल के टेबल में √3 भी आ रहा था और 1 भी आ रहा था, उसी वेरिएबल के टेबल में √3 भी आ रहा था और 1 भी आ रहा था। तो इसका जो ओरिजिनल फॉर्म होगा, हम लोग मान लेते हैं कि ये k का टेबल में आया, और k के जगह पे कोई भी नंबर हो सकता है। तो k के जब टेबल में आया तो इसका ओरिजिनल फॉर्म क्या होगा, √3k/1k, और 1k को आप क्या लिखोगे, √3k और 1k मीन्स k। जैसे मैं आपको तुरंत एक, जैसे यहाँ पे जब 4/8 था तो आप इसका आंसर लिखे 1/2 लिखे ना। तो ये किससे कटा था प्यारे बच्चों, ये 4 के टेबल में कटा था। ये किसके टेबल में कटा था, 4 के टेबल में। तो आप जानते हो कि आपको ये पता चल गया कि ये 4 के टेबल से कटा था। तो आप इसको देखो 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे और इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8। क्या इसका ओरिजिनल फॉर्म आ गया, आया कि नहीं आया। लेकिन इस केस में मैं फिर से बता दे रहा हूँ, इसको समझ लीजिएगा। बहुत बच्चे रट लेते हैं कि ऐसा क्यों करते हैं, उनको नहीं पता। बहुत बच्चे रट लेते हैं कि के मान लेते हैं, लेकिन क्यों मानते हैं। देखिए अब √3/1 आया है तो इसका मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। अब ये हो सकता है कि यही ओरिजिनल फॉर्म हो, या हो सकता है कि किसी नंबर से कटा होगा और वो नंबर हमको नहीं पता कि किससे कटा। तो हम लोग मान लेते हैं, कोई वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं कि ये k से डिवाइड हुआ होगा, मतलब न्यूमरेटर भी k से डिवाइड हुआ होगा और डिनोमिनेटर भी हुआ होगा। तो जब k से डिवाइड हुआ होगा तो जब हम लोग ओरिजिनल फॉर्म इसका लाना चाहते हैं तो ओरिजिनल फॉर्म कैसे आएगा, जिससे डिवाइड हुआ उससे आप मल्टीप्लाई कर दो। जैसे यहाँ 4 से डिवाइड हुआ था तो 4 से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर दिए और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर दिए, राइट या रॉन्ग। तो हम यहाँ पे क्या मान लेते हैं कि ये k से डिवाइड हुआ, तो k से ओरिजिनल फॉर्म लाने के लिए k से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो √3 × k √3k हो जाएगा और 1 × k क्या होगा, k। तो वही चीज मैंने लिखा, समझ गए। तो k क्यों लेते हैं वो समझ में आया कि ऐसा क्यों लिखते हैं √3k/k। आपको सिखा दिया जाता है स्कूल में कि आप ऐसा कर लीजिएगा, जब भी रेशियो दिया रहेगा तो आप ऐसा कर लीजिएगा। 2:3 का रेशियो दिया है तो आपका क्या कीजिएगा, 2x एंड 3x मान लीजिएगा। लेकिन नहीं पता कि x क्यों मानते हैं। तो x मानने की वजह समझ में आया कि जो भी रेशियो आता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आता है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में तभी आता है या तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम नंबर से कटा होगा और आपको नहीं पता कि वो किससे कटा, तो आप एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हो कि वो x का टेबल में आ रहा था। जैसे अभी यहाँ पे हम k का टेबल में डिफाइन किए कि k के टेबल में आ रहा था, और जिस टेबल में आएगा उसका ओरिजिनल फॉर्म लाने के लिए उसको उसी टेबल से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे यहाँ पे 4 से कटा था तो ये 1/2 आया था, 1/2 आया था। तो आप देखो ना, 4 से कटा तो 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो ओरिजिनल फॉर्म नहीं आ जाएगा क्या। 1 × 4 4 और 2 × 4 8। तो देखो ना ये क्या हो जाएगा, 4/8। देखो ये भी ओरिजिनल, मतलब ओरिजिनल फॉर्म के साथ मैच किया। तो अब हम जब k से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये क्या हुआ कि इसका ओरिजिनल रेशियो मिल गया। जैसे ही k से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किए तो ओरिजिनल रेशियो मिल गया। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं रहा, अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में, समझे। तो ये लॉजिक समझ में आया कि क्यों k से मल्टीप्लाई करते हैं। अक्सर मतलब बच्चे, आपके टीचर भी सिखा देते होंगे कि स्कूल में कि आप ऐसा मान लीजिएगा, लेकिन बच्चे बहुत कंफ्यूज कर जाते हैं कि ऐसा क्यों करते हैं। तो क्यों करते हैं भैया, रेशियो कभी भी सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है और आपको नहीं पता कि वो किससे डिवाइड हुआ है, आपको नहीं पता कि किससे डिवाइड हुआ है, समझ रहे ना। तो हम लोग क्या मान लेते हैं कि वो k से डिवाइड हुआ, तो ओरिजिनल फॉर्म लाने के लिए k से फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसीलिए कोई यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन करते हैं। अब देखिए p दिया है √3 और बेस दिया है 1, तो हम लोग ऐसा करेंगे कि लेट p बराबर क्या मानेंगे, √3k एंड बेस इज इक्वल टू 1k मीन्स k। अब कोई भी त्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज अगर आपको निकालना हो
तो आपको अगर परपेंडिकुलर मालूम हो, बेस मालूम हो, हाइपोटेनियस मालूम हो तो आराम से निकाल लीजिएगा। तो अभी देखिए परपेंडिकुलर मालूम है, बेस मालूम है, हम हाइपोटेनियस निकाल लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल की मदद से, पाइथागोरस कॉन्सेप्ट यूज करके। तो चलिए एक राइट एंगल पहले डिफाइन करते हैं। अब देखिए ए एंगल है तो गलती से भी राइट एंगल को ए मत बनाइएगा, यहाँ पे कोई दूसरा बना दीजिएगा, जैसे जस्ट लाइक बी, और ये ए है और ये सी है, राइट और रॉन्ग, समझ गए ना। तो आप ए के लिए निकाल रहे हो प्यारे बच्चों, तो ए आप खुद ही देखो, ए है ना, तो आप tan a दिया है कितना, √3, मतलब परपेंडिकुलर कितना दिया है, √3। तो एंगल का सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब BC का वैल्यू क्या होगा, के, और फिर क्या होता है बेस, तो बेस आप कितना डिफाइन किए हो, के, तो ये क्या हो जाएगा के, राइट अराउंड, और ये क्या हुआ हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस आपको अगर निकालना हो तो आप क्या डायरेक्ट पढ़े हो ना पाइथागोरस थ्योरम, h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, पढ़े हो ना। अब देखो h का स्क्वायर, p कितना है, p है √3 k का होल स्क्वायर प्लस बेस कितना है k। अब h स्क्वायर यहां से निकालिए। अब आप ही बताइए, √3 का स्क्वायर होगा 3 और k का स्क्वायर होगा k स्क्वायर, तो 3k स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर क्या होगा k स्क्वायर। अब h स्क्वायर 3k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर हो जाएगा 4k स्क्वायर। अब h का वैल्यू निकालना है तो क्या होगा, स्क्वायर हटाओगे तो याद रखिएगा प्लस माइनस 4k स्क्वायर, एकदम याद रखिएगा। स्क्वायर जब एक साइड से हटाते हो दूसरे साइड रूट लगाते हो तो प्लस माइनस लिखिएगा। अब h का वैल्यू क्या होगा, √4 का वैल्यू 2 और k स्क्वायर का रूट क्या होगा k। h इज इक्वल टू क्या होगा प्लस 2k होगा, क्यों माइनस 2k क्यों नहीं होगा, क्योंकि h इज अ हाइपोटेनियस और हाइपोटेनियस लेंथ को रिप्रेजेंट करता है और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होता, लेंथ कभी भी नेगेटिव। तो यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिएगा कि ब्रैकेट में कि लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर h बराबर 2k, मतलब यहाँ पे ब्रैकेट में मेंशन कर दीजिएगा कि लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। आप अगर यहाँ पे ये रीजन जरूर दीजिएगा, रीजन आप देते हो तो एग्जामिनर के ऊपर आपका अच्छा इंप्रेशन बनता है, आपके मार्क्स कटने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। तो दे दीजिएगा यहाँ पे लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, है ना। अभी सारा क्रिस्टल क्लियर हो गया हमारा। अब देखिए हमको हाइपोटेनियस भी मिल गया, परपेंडिकुलर भी मिल गया और क्या मिला, बेस भी मिल गया। अब कोई सा भी त्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर लीजिए, कोई सा भी त्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर लीजिए। जैसे जस्ट आपको tan दिया है तो साइन फाइंड करना हो तो साइन a आपको निकालना है। तो साइन a बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, p/h। p कितना है हमारा √3k, h कितना आया 2k, k और k कैंसिल आउट होगा ना तो क्या हो जाएगा √3 2। उसी प्रकार cos a आपको निकालना है तो cos a बराबर क्या होगा बेस बाय हाइपोटेनियस, और बेस कितना है हमारा k, बेस कितना है और हाइपोटेनियस कितना है 2k, k और k कैंसिल आउट तो 1/2 निकल गया ना। अब इधर देखिएगा, अब इधर देखिएगा कॉस निकल गया। अब उसी प्रकार सेक निकालेंगे तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, कॉस का उल्टा होता है सेक, तो कॉस a का वैल्यू आया है 1/2 तो सेक का क्या होगा 2/1, है ना। नहीं अगर आपको ये दिमाग में है तो आप सेक निकालो, सेक बराबर क्या होगा h/b, और h कितना आया है 2k और b कितना है k, तो क्या हो गया आंसर क्या हो गया 2 आ गया। उसी प्रकार आप क्या निकालोगे कॉसेक, कॉसेक a, कॉसेक a क्या होगा बाबू h/p, h कितना है 2k
P कितना है √3 K और K कैंसिल आउट हो गया तो 2/√3 और कौन सा बच गया कॉट। तो कॉट तो मैं आपको पहले भी बता दिया था लेकिन फिर भी फार्मूला से निकाल लो B/P। B कितना है K, P कितना है √3 K और K कैंसिल आउट हो गया 1/√3। तो अदर त्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आप आसानी से क्या किए निकाल दिए, निकाले ना। कोई कंफ्यूजन है क्या, एनी डाउट, समझ गए, कोई कंफ्यूजन? चलो तो स्क्रीनशॉट जिनको लेना है वो ले लीजिए। आसान है, इस तरह का सवाल नहीं छूटेगा। छूटेगा क्या मनीष दुबे जी, निशी छूटेगा? समझ गया ना पैटर्न? इस तरह का मैंने 2 सवाल कर दिया। अब इसी पैटर्न पे एक नेक्स्ट वैरायटी का सवाल बनाता है। नेक्स्ट वैरायटी का सवाल क्या बनाएगा, कुछ दे देगा, जैसे कुछ दे देगा, बोलेगा कि इसका वैल्यू फाइंड करो। ये आप जैसे निकाल लिए तो आपको ऐसा कुछ दे देगा। जैसे एक और मैं इसी का वैरायटी का एक सवाल लेके आता हूं कि इसमें सवाल जो है सो देखिए क्या बोलेगा। जैसे एक सवाल मैं लेके आता हूं कि आपको दे दिया cos थीटा बराबर 3/5 और आपसे पूछा फाइंड cos थीटा बराबर, आपको दे दिया 3/5, cos थीटा बराबर 3/5 दिया है और आपसे पूछेगा क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड 5 cosec थीटा -4 tan थीटा बाय sec थीटा प्लस cot थीटा। आपका इसका वैल्यू पूछेगा। जैसे आपको दे देगा cos थीटा इज इक्वल टू 3/5, आपको कुछ त्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू दे देगा। cos थीटा बराबर 3/5 दे देगा और आपसे पूछेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ऐसा दे देगा और आपसे पूछेगा। तो अब देखो ना, बहुत बच्चे ऐसा देखेंगे सवाल छोड़ के आ जाएंगे। सवाल छोड़ना ही नहीं है। आप देखो cos अगर दिया है तो अभी आपने 2 सवाल, लेक्चर 2 का एक लास्ट सवाल और लेक्चर 3 का फर्स्ट सवाल में आपने देखा कि अदर त्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज कैसे निकालते हैं। लेक्चर 3 में भी आपने पहला सवाल देखा कि अदर त्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज कैसे निकालते हैं। लेक्चर 3 में आपने क्या देखा कि कैसे निकालते हैं अदर त्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो हम क्या करेंगे, आपको इसमें देखिए कॉसेक, टैन, सेक, कॉट, इसका वैल्यू पूछा है। तो इसमें पहला स्टेप आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट टाइप का ही जैसा, सबसे पहले अदर त्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। किसका कॉस का जो दिया हुआ है तो इसके मदद से आपको कॉसेक का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, टैन का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, सेक का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा और कॉट का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। इस बार आप सारे त्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को मत फाइंड कीजिएगा। इसमें देखिए कि कौन कौन सा है त्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, कॉसेक है, टैन है, सेक है, कॉट है। तो इन्हीं का वैल्यू फाइंड कीजिएगा। तो इन्हीं का वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज करना पड़ेगा, राइट अराउंड। तो कैसे बनाइएगा, जैसे आपको दे दिया cos थीटा 3/5, तो cos थीटा बराबर 3/5 दिया हुआ है। तो और cos थीटा बराबर आपको पता है कि क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस। तो इसका मतलब बेस और ये क्या हुआ, हाइपोटेनियस। मतलब ये बेस और हाइपोटेनियस का रेशियो दिया हुआ है। ये किसका रेशियो दिया हुआ है, बेस और हाइपोटेनियस का रेशियो दिया हुआ है ना, समझ गए। तो बेस और हाइपोटेनियस का रेशियो दिया हुआ है तो हम लोग क्या मान लेंगे, सपोज कर लेंगे कि लेट b इज इक्वल टू 3k, मैंने पैटर्न सिखाया कि k क्यू लेते हैं, एंड हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 5k। अब उसी प्रकार यहां पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे
राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, जिसमें से अगर आप नहीं भी बनाइएगा ना तो चलेगा, पाइथागोरस आप नहीं भी बनाइएगा लेकिन बना दीजिएगा, अच्छा इफेक्ट पड़ता है इससे। ये 90 डिग्री है और यहाँ पे एंगल थीटा है, तो आप किसी को ले लीजिए एंगल थीटा। चलिए सपोज कर लीजिए ये है थीटा, तो अगर ये एंगल थीटा है तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये होगा ए बी, और बी सी क्या होगा, बेस होगा ना। तो इसका मतलब बेस कितना दिया हुआ है बाबू, 3K, तो ये 3K हो गया। हाइपोटेनियस तो ये होगा। अब आपको निकालना है परपेंडिकुलर, तो पाइथागोरस थ्योरम आप यूज कीजिए। क्या बोलता है, h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब h का स्क्वायर, आपको h का वैल्यू दिया हुआ है प्यारे बच्चों, h का कितना दिया हुआ है, 5K का स्क्वायर। परपेंडिकुलर आपको मालूम नहीं है तो p ही रहने दीजिए। बेस आपको दिया हुआ है 3K का स्क्वायर, तो 25K स्क्वायर p स्क्वायर, 3K का स्क्वायर क्या होगा प्यारे बच्चों। अब ये 9K को इधर ले आइएगा, तो 25K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर बराबर क्या होगा, p स्क्वायर। 25 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 16K स्क्वायर बराबर क्या होगा, यहां से p का वैल्यू निकालेंगे, क्या होगा, प्लस माइनस 16K स्क्वायर, और p का वैल्यू क्या होगा, प्लस माइनस 4। अगली स्टेप में p बराबर क्या लिखेंगे, 4K, और ब्रैकेट में मेंशन फिर वही बात करेंगे कि ब्रैकेट में मेंशन क्या करेंगे कि लेंथ कैन नॉट बी, तो इसीलिए p का वैल्यू मैं माइनस में नहीं ले सकता, वो मेंशन कर देंगे, है ना। सेकंड सवाल में आपको जैसे लिखने सिखाया वैसे लिख दीजिएगा, थोड़ा सा जगह कम है इसीलिए मैं नहीं लिख रहा हूं। अब हमको देखिए p भी मिल गया, हमको क्या क्या मिल गया, p मिल गया, तो p कितना आ गया प्यारे बच्चों, 4K आ गया, है ना। अब देखिए अगर ये ऑब्जेक्टिव सवाल रहता तो मैं आपको बता दूं कि p हमको निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि 4K 3K और 5K ट्रिपलेट फॉर्म का होता है। जब मैं ऑब्जेक्टिव अप्रोच का सवाल लाऊंगा तो ये छोटी छोटी बात आप डायरेक्ट कर लोगे, इतना करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी सवाल आपको जो कराया जा रहा है वो एकेडमिक लेवल पे करवाया जा रहा है कि आप अपने कॉपी में जब बोर्ड का आप एग्जाम दोगे तो कैसे आंसर को आप रिप्रेजेंट करोगे, उस पर्पज से मैं करवा रहा हूँ। ऐसा मत सोचिएगा कि सर लॉन्ग प्रोसीजर में बता रहे हैं, अगर आप बाय प्रोसेस नहीं बनाओगे ना तो आपके मार्क्स कम हो जाएंगे, आपके मार्क्स पूरा नहीं मिलेंगे। इसको तो आप शॉर्टकट भी बना सकते थे कि अगर 3K और 5K है तो 3 और 5 का ट्रिपलेट कौन होगा, 4 होगा। 3, 4 और 5 क्या होता है, ट्रिपलेट फॉर्म होता है। अब ट्रिपलेट क्या है इसको जानने के लिए आपको कुछ लेक्चर का इंतजार करना पड़ेगा, बेसिक बात है। चलिए तो चलिए अब हमारा क्या है मोटो, मेन मोटो है कि इस जिसका वैल्यू फाइंड करने बोला है उसमें कौन कौन सा त्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज इन्वॉल्व हुआ है, तो कौन कौन सा हुआ है, कॉसेक थीटा। तो आप कॉसेक थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए। तो कॉसेक थीटा का वैल्यू जब आप निकालिएगा तो क्या मिलेगा, कॉसेक थीटा का निकालिएगा तो क्या मिलेगा आपको, कॉसेक थीटा का वैल्यू जब आप निकालिएगा तो कॉसेक जो है, कॉसेक बराबर क्या होता है, h बाय, तो h कितना है हमारा प्यारे बच्चों, 5K, और p कितना है, तो क्या हो जाएगा 5K बाय 4K, K और K कैंसिल आउट हो जाएगा तो 5/4। उसी प्रकार कॉट भी है इन्वॉल्व, तो कॉट थीटा निकाल लीजिए। कॉट थीटा क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर, तो बेस कितना है आपका 3K, परपेंडिकुलर कितना है 4K, तो बेस 3K बाय 4K, K और K कैंसिल आउट तो 3/4। चलिए कॉसेक का वैल्यू निकल गया, कॉट का निकल गया। अब देखिए कॉट का निकल गया तो आपको हर बार लिखना कोई जरूरी नहीं है, आपको पता है कि कॉट का उल्टा होता है tan, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो यार कि tan थीटा क्या होगा, अगर कॉट थीटा 3/4 है तो कॉट क्या होगा, उसी का रेसिप्रोकल। मैंने आपको फर्स्ट सेकेंड लेक्चर में भी सिखाया था, अगर नहीं जान रहे हो ये चीज़ तो आप पहला लेक्चर देखिए,
सीरियल वाइज देखिए, तब चीज़ें क्लियर होगा। अगर नहीं देखे हो तो जाके देखिए सबसे पहले, उसके बाद थर्ड लेक्चर में आइएगा। अब आपको हमको क्या निकालना है, सेक। अब सेक निकालने के लिए देखिए कॉस का वैल्यू दे रखा है, आप ऐसे भी निकाल सकते हो और क्विकली भी निकाल सकते हो। आपको पता है कि कॉस का उल्टा होता है सेक, तो अगर कॉस का वैल्यू 3/5 है तो सेक का वैल्यू क्या हो जाएगा 5/, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो गया ना। अब देखिए, अब जो ये बोला है ना इसकी वैल्यू, अब ये जो बोला है इसी का वैल्यू में पुट कर दीजिए। यहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जगह नहीं, या तो अब मैं यहां पे बना देता हूं, हो जाएगा। किसकी वैल्यू हमको फाइंड करना है, 5 कॉसेक, लिखिएगा नाउ, यहां पे थोड़ा लिख लीजिएगा नाउ, कॉमा 5 कॉसेक थीटा माइनस 4 tan थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कॉट थीटा 5। कॉसेक थीटा की वैल्यू आपने क्या लाया है प्यारे बच्चों, 5/4 माइनस tan का क्या लाया है 4/3, सेक का क्या लाए हो प्लस कॉट का क्या लाए हो 3/4, है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, 5 5 जा बाय 4 प्लस, नहीं माइनस है ना, 4 4 जा, फिर उसी तरह क्या करेंगे, ये तो सिंपलेस्ट है ही, तो इसका पहले आप एलसीएम ले लीजिए। 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा 12, तो 3 के टेबल में 12 कितने बार में 4 टाइम्स में, तो कितना हो जाएगा वो 4 5 जा 20 माइनस 4 के टेबल में 12 कितने बार में 3, तो 3 3 जा 9। उसी प्रकार यहाँ भी जब न्यूमरेटर वाला का लीजिएगा 4 और 3 का एलसीएम कितना होगा 12, तो 4 के टेबल में 12 कितने टाइम्स में 3, तो 25 3 जा 75 माइनस 3 के टेबल में 12 कितने टाइम्स में 4, तो अच्छा यहाँ पे सॉरी यहाँ पे प्लस साइन है तो यहाँ पे प्लस साइन होगा, कोई बात नहीं, यहाँ पे नीचे प्लस है ना तो प्लस होगा, कोई बात नहीं। अब इधर 20 + 9 क्या होगा 29, और देखिए ये चीज डायरेक्ट कट जाएगा। एक बात याद रखिएगा a/b इज इक्वल टू, अगर c/b हो, a/b इज इक्वल टू c/b हो, तो इसका सेकेंड, इसका मतलब डिनोमिनेटर और मतलब न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर अगर सेम हो तो आप डायरेक्ट काट दीजिएगा। फिर से बता दे रहा हूं कि अगर न्यूमरेटर में कोई फ्रैक्शन है और डिनोमिनेटर में भी कोई फ्रैक्शन है, और न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर अगर सेम हो तो आप डायरेक्ट कट कर दीजिएगा। तो देखिए ना, न्यूमरेटर में हमारा फ्रैक्शन था जिसका डिनोमिनेटर 12 था, डिनोमिनेटर में भी जो फ्रैक्शन था उसका डिनोमिनेटर 12 था, तो आप डायरेक्ट कट कर दीजिएगा, समय आपका बच जाएगा। अब 75 माइनस 64 कितना होगा 11, और नीचे क्या बचा 29, तो इसका मतलब इसका वैल्यू क्या आया 11/20। पैटर्न समझ गए। 3 मार्क का सवाल आएगा, कितने मार्क का सवाल आएगा ये 3 मार्क्स का, क्या नहीं बन जाएगा प्यारे बच्चों, बनेगा या नहीं बनेगा, तो एक बार समझ लीजिए, पूरा मैकेनिज्म समझ लीजिए, कुछ नहीं सब फिर से मैं बता दे रहा हूं, क्या कीजिएगा सारे, अगर ऐसा सवाल दिया तो आप इसमें जो जो त्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है उस त्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का पहले वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा और वही वैल्यू इसमें पुट कर दीजिएगा, और पुट करने के बाद सिंप्लीफाई कर दीजिएगा। सिंप्लीफाई करने पे जो हो आएगा वही आपका आंसर होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आप समझ गए तो स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं, आप खुद से भी बना सकते हो। सबसे बड़ी बात है कि कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आपको दिक्कत नहीं होगा।
ठीक है ना। नेक्स्ट वैरायटी का सवाल लाए ना। चलिए, तो इस तरह का सवाल आप समझ गए कि कैसे सॉल्व होगा। बहुत आसान सा चैप्टर है त्रिकोणमिति, आप लोग भौकाल बना के रख दिए हो। चलिए नेक्स्ट वैरायटी का इस टाइप का आप लोग समझ गए ना। अब देखिए, कभी कभी ना प्यारे बच्चों, थोड़ा सा पैटर्न क्या चेंज करेगा, आपको लगेगा कि क्या क्या नया ले आया। 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3 दे देगा, 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3 दे देगा, और आपसे पूछेगा कि फाइंड द जिसका भी वैल्यू फाइंड करने बोलेगा, अदर त्रिगोनमेट्रिक रेशियोज, या भी प्रीवियस टाइप का सवाल में जिस पैटर्न को फॉलो किया उस तरह का देगा। तो ऐसे सवाल देख के बच्चे घबरा जाते हैं, नहीं घबराइएगा। आप क्या कीजिएगा कि ये 4 tan थीटा इज इक्वल टू अगर 3 दिया है तो आप बोलोगे कि अभी तक जो भी मिल रहा था वो किसी सिंगल त्रिगोनमेट्रिक रेशियोज का मिल रहा था, अभी क्या दिया 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3। तो आप क्या करो ना, ये 4 जो है मल्टीप्लाई में तो दूसरे साइड ले जाओगे तो डिवाइड में चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा ना। अब 3/4 हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, अरे tan थीटा बराबर पढ़े हो परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये चीज क्या हो जाएगा, ये चीज हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये चीज हो जाएगा बेस। तो अगर जब आपको परपेंडिकुलर और बेस मालूम हो गया तो आप हाइपोटेनियस निकाल लोगे सेम पैटर्न से, और हाइपोटेनियस जब मिल गया तो फिर आपको जो भी त्रिगोनमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू पूछा है आप आराम से बना लोगे ना। या तो अभी जिस टाइप का सवाल लाए थे, कुछ त्रिगोनमेट्रिक रेशियोज दे दिया और बोला फाइंड द वैल्यू दिस, तो जो त्रिगोनमेट्रिक रेशियोज उसमें इन्वॉल्व है उसका वैल्यू निकालिए। सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, यहां से हाइपोटेनियस का वैल्यू निकालिए, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हाइपोटेनियस का निकालिएगा। जो उसमें त्रिगोनमेट्रिक रेशियोज इन्वॉल्व है उसका वैल्यू फाइंड कर लीजिए और फिर उस सवाल में पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जो अभी प्रीवियस पैटर्न का सवाल जिस तरह से करवाया मैंने सेम तरह का है। तो मैं चाहूंगा कि टाइम पास करना कोई जरूरी नहीं है, एक बार आप बनाइएगा। अगर फिर भी ना बने तो आप जब वीडियो का कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि सर ये सवाल जो दिए थे उसको आप थोड़ा बता दीजिएगा, तो मैं अलग सा मतलब डाउट क्लास वाला लेक्चर में जो आपका डाउट होगा उस क्लास वाला लेक्चर में मैं अलग से सारे जो डाउट रहेंगे उनको सारा वीडियो बना के फिर से डाल दूंगा। तो टाइम पर पास करने से कोई फ़ायदा नहीं, उससे अच्छा है कि न्यू टाइप का नेक्स्ट टाइप का सवाल आपके पास पेश कर दिया जाए। देखिए एक सवाल मैं जो ला रहा हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पॉर्टेंट है कि एग्ज़ाम में हर बार ये सवाल लगभग टाइम्स रिपीट होता है। इसीलिए सभी बच्चे इस सवाल को ढंग से फोकस होके देखिएगा, सवाल क्या है थोड़ा सा मैं डिक्टेट कर देता हूँ। पूरा सवाल को लिखना थोड़ा सा, एक तो बोर्ड छोटा है उसमें थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो सवाल मैं पूरा डिक्टेट कर देता हूँ, उसके बाद मैं इसको बनाऊंगा। VBI सवाल, ये सवाल को लिख लीजिएगा, अगर लिखना चाहोगे तो लिख लो। इफ एंगल B एंड एंगल Q आर एक्यूट एंगल्स, कि B और Q क्या है, एक्यूट एंगल है, सच दैट साइन B बराबर साइन Q, such that sin B बराबर sin Q, then prove that एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। हाँ, अगर आप लोग NCERT आपके पास बुक है तो NCERT का ये पेज त्रिगोनमेट्री का सवाल है, पेज नंबर 178, और पेज नंबर 178 में ये सवाल मिलेगा। लेकिन मैं पूरा सवाल आपको बता दूंगा कि क्या बोला है, सो नहीं भी आप समझ जाओगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। बोला कि एंगल B एंड एंगल Q एक्यूट एंगल है, मतलब एंगल B एंड Q जो है एक्यूट एंगल है, और आपको बोला है कि सच दैट, ऐसा रिलेशन है कि साइन B इज इक्वल टू साइन Q, साइन B इज इक्वल टू साइन Q, मतलब ये डेटा गिवन है कि B एंड Q एक्यूट एंगल है, और ये डेटा गिवन है, ये दे दिया कि
एंगल बी एंड एंगल क्यू साइन एक्यूट एंगल्स है और साइन बी बराबर साइन क्यू दिया है। ये एनसीईआरटी 10th का सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इसका आप मार्क करना चाहोगे तो 99.9999% चांस है कि एग्जाम में आएगा। 99.99% चांस है कि ये सवाल आएगा ही आएगा, मतलब लिख लो आएगा। अब जो मैं थोड़ा सा 100 में जो छोड़ा हूं उसमें डाउट हो जाए, हो सकता है एग्जामिनर ये वीडियो देख ले तो ये क्वेश्चन ही सेट ना करे, तो इसीलिए उतना मैं रहने दिया हूं। लेकिन हर बार सवाल रिपीट होता है लगभग, और ये एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, चाहे आपका प्री बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम हो, या आपके स्टेट बोर्ड का एग्जाम हो। मतलब एनसीईआरटी जो भी फॉलो करती है, जो भी बोर्ड फॉलो करती है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है 10th स्टैंडर्ड के लिए। समझ गए ना? तो साइन बी बराबर साइन क्यू दिया है और आपसे बोला है कि प्रूव दैट, मतलब टू प्रूव एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। एंगल बी इज इक्वल टू क्यू। अब देखिए ये सवाल में मैं बहुत खूबसूरत बात आपको बताने वाला हूं। ये सवाल में मैं बहुत खूबसूरत बात आपको बताने वाला हूं, एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। लेकिन वो कॉन्सेप्ट तो मैं बताऊंगा, लेकिन उस कॉन्सेप्ट से मैं भी आपको थोड़ा सा वार्निंग भी दे दूंगा कि उस कॉन्सेप्ट से मत बनाइएगा, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट ना बहुत सारे टीचर को नहीं पता है, बहुत सारे टीचर को नहीं पता, क्योंकि एनसीईआरटी अपना मेन कोर्स में वो कॉन्सेप्ट नहीं मेंशन की है। एनसीईआरटी जो है अपना मेन कोर्स में वो कॉन्सेप्ट मेंशन नहीं की है, जो समराइज करती है उसके लास्ट में मेंशन की है, और वो समराइज को सारे टीचर उतना डिटेल्स में नहीं पढ़ते, तो इसीलिए बहुत सारे टीचर को ये कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है। क्या कॉन्सेप्ट मैं बता दूं। सारे लोग जानते हैं भैया कि दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो सिमिलर का उन लोग जानते हैं कि साइड से क्राइटेरियन से सिमिलर होता है, और एक दूसरा साइड एंगल साइड से होता है, और थर्ड ए मतलब एंगल से, और उसी का कोरोलरी एंगल से होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर दो ट्रायंगल को आपको अगर सिमिलर दिखाना है तो एक और भी प्रॉपर्टी है, आरएचएस प्रॉपर्टी। आरएचएस प्रॉपर्टी मतलब क्या बोलता है कि अगर दो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर दो राइट एंगल ट्रायंगल है तो एक ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज का रेशियो दूसरे ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज का रेशियो, मतलब जैसे मैं जस्ट लाइक बता देता हूं, पहले डायग्राम की मदद से बता देता हूं। यहां पे मैं लिखूंगा प्रूफ, थोड़ा सा स्टेटमेंट को भी फॉलो कीजिएगा अपने एग्जाम में। मैं दो ट्रायंगल यहां पे मेंशन करूंगा। ये सवाल में आप क्या कीजिएगा, दो ट्रायंगल बनाइएगा। एक ट्रायंगल में बी को एक्यूट एंगल डालिएगा और दूसरे ट्रायंगल में क्यू को एक्यूट एंगल डालिएगा, और बाकी आपको जो नेमिंग करना है ट्रायंगल को कर दीजिएगा। फिर से बता दे रहा हूं, ये सवाल में, ये पार्टिकुलर सवाल में क्या कीजिएगा, दो ट्रायंगल बनाइएगा। राइट आ रहा हूं, दो ट्रायंगल बनाइएगा छोटी, तो एक ट्रायंगल में बी को एक्यूट एंगल मेंशन कीजिएगा और क्यू को दूसरे ट्रायंगल में एक्यूट एंगल मेंशन कीजिएगा। तो कैसे, इस तरह से डायग्राम बनाइएगा। मान लीजिए यहां पे बी बना दीजिए, यहां पे ए सी, और एक और फिगर बनाइएगा, पी और क्यू को एक्यूट एंगल डालिएगा। गलती से क्यू को राइट एंगल मत बनाइएगा, ठीक। ये हमको क्या दिखाना है, दिया हुआ है साइन बी बराबर साइन क्यू। साइन बी बराबर क्या दिया हुआ है, साइन क्यू, और आपको क्या प्रूव करना है कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। तो देखिए जो आरएचएस प्रॉपर्टी से अगर इस चीज को आप प्रूव करोगे तो बहुत ही इजी वे में हो जाएगा। इतना इजी वे में होगा ना कि आप सोचो, अभी मैं बताऊंगा तो आपको मजा आ जाएगा। चलो, गिवन क्या दिया है प्यारे बच्चों, गिवन क्या दिया हुआ है, देखिए जो गिवन दिया हुआ है वो साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू दिया है, साइन क्यू।
अब आप ही बताइए कि साइन बी इस एंगल का पार्ट है, साइन बी इस एंगल का पार्ट है। तो अगर यहां से मैं साइन बी निकालूं तो साइन बी निकालूंगा तो क्या मिलेगा, एस परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस होता है। तो साइन बी के सामने वाला साइड एसी है और एसी बाय हाइपोटेनियस मतलब बीसी। तो क्या आएगा, एसी बाय बीसी आएगा ना, एसी बाय बीसी आएगा या नहीं आएगा। उसी प्रकार इस ट्रायंगल में अगर आप साइन क्यू का वैल्यू निकालिए तो साइन क्यू क्या होता है, मतलब साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है, पी आर है ना, पी आर बाय पी क्यू। यहां तक ठीक है ना, यहां तक ठीक है। अब देखो इसको, देखो अभी क्या है, ये जो चीज है ना, आप ट्रायंगल चैप्टर पढ़े होंगे, ट्रायंगल चैप्टर पढ़े हो कि दो ट्रायंगल सिमिलर कैसे करते हैं। तो आप क्या कीजिएगा ना, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड को एक रेशियो में लिखने की कोशिश कीजिएगा। एक ट्रायंगल का जो एक साइड का, जैसे हाइपोटेनियस का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन होता है, पी क्यू। कॉरेस्पॉन्डिंग का क्या मतलब होता है प्यारे बच्चों, कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए दो फिगर सिमिलर है, दो फिगर सिमिलर है, सिमिलर का मतलब होता है कि दोनों फिगर का शेप सेम होना चाहिए, और कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि शेप सेम होना चाहिए और साइज भी सेम होना चाहिए, शेप प्लस साइज। और सिमिलर का मतलब होता है, अगर दो फिगर को सिमिलर कब बोलोगे, दो फिगर को सिमिलर तब बोलोगे जब दोनों का शेप सेम हो। जैसे एक छोटा सर्कल एक बड़ा सर्कल, तो शेप तो सर्कल ही हुआ ना, शेप क्या हुआ, सर्कल ही हुआ ना। तो एक सर्कल दूसरे सर्कल का क्या होगा, सिमिलर होगा, समझ गए। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दूसरे इक्विलैटरल ट्रायंगल का क्या होगा, सिमिलर होगा। समझ रहे हो, नहीं समझे। तो सिमिलर फिगर का मतलब होता है कि शेप सेम होना चाहिए। अगर दो फिगर का शेप सेम है तो आप बोलोगे कि दोनों फिगर सिमिलर है। और दो फिगर को कॉन्ग्रुएंट कब बोलते हो, कि जब शेप भी सेम हो और साइज भी सेम हो। जैसे जस्ट लाइक एग्जाम्पल, आप मान लीजिए कोई बिस्किट का पैकेट ले लीजिए, जैसे गुड्डे का ले लीजिए, गुड्डे का मान लीजिए जो भी आता है 20 रुपये का पैकेट आता है, छोटा वाला ले लीजिए। तो गुड्डे वाले में, बिस्किट का पैकेट में जो भी बिस्किट रहते हैं, एक बिस्किट दूसरे बिस्किट का क्या है, दोनों का शेप सेम है, साइज भी सेम है, राइट या रॉन्ग। या एक होता है ना ब्लेड, जो दाढ़ी उड़ी बनाते हैं, तो ब्लेड का जो पैकेट होता है, तो एक ब्लेड दूसरे ब्लेड का क्या है, कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा क्या, शेप भी सेम है और साइज भी सेम है, शेप साइज दोनों सेम है। अगर शेप भी सेम और साइज भी सेम तो दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। और ओनली शेप सेम, ओनली शेप सेम। देखो जस्ट लाइक जैसे एक छोटा सर्कल और एक बड़ा सर्कल, तो देखिए इसको भी आप सर्कल बोलोगे, इसको भी सर्कल बोलोगे, शेप दोनों का सेम हुआ ना। तो जब ओनली शेप सेम हो तो आप उसे बोलोगे सिमिलर फिगर, हिंदी में उसको बोलते हैं समरूप, है ना। तो अगर दोनों का शेप सेम हो तो आप उसको बोलोगे सिमिलर फिगर। और अगर शेप भी सेम और साइज भी सेम तो आप उसे बोलोगे कॉन्ग्रुएंट फिगर। और ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर फिगर्स, ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर फिगर्स, बट ऑल सिमिलर फिगर्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर फिगर्स बट ऑल सिमिलर फिगर्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। समझे ना, थोड़ा थोड़ा। तो ये ट्रायंगल का पार्ट है, जब मैं ट्रायंगल का सीरीज लेके आऊंगा वहां पे डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी हम ट्रायंगल को ज्यादा ना घुसा दें, नहीं तो आप पता चला कि आप त्रिगोनोमेट्री में कंफ्यूज कर गए। तो देखिए हम इसको कैसे, क्या अप्रोच रखेंगे। देखिए इस सवाल को एंगल बी बराबर एंगल क्यू प्रूव करने के लिए, एंगल बी बराबर एंगल क्यू प्रूव करने के लिए अप्रोच क्या रखेंगे, याद रखिएगा। पहले ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर प्रूव करेंगे, पहले ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करेंगे। अब सिमिलर प्रूव करने का टेक्निक आपका है साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल एंगल, या एंगल एंगल एंगल। और एक मैं और बता दूं, जो अभी मैं प्रॉपर्टी मेंशन कर रहा था, आरएचएस प्रॉपर्टी। आरएचएस प्रॉपर्टी क्या बोलता है,
कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनियस, जैसे मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा कि इसका हाइपोटेनियस मान लीजिए 6 है और इसका हाइपोटेनियस मान लीजिए 12 है और इसका मान लीजिए बेस, इसका बेस 4 है और इसका बेस 8 है। समझिएगा बात को, समझ रहे ना? तो देखिए हाइपोटेनियस का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन हुआ? पी क्यू। हाइपोटेनियस का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन हुआ? इस ट्रायंगल का, इस बीसी का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन हुआ? तो इनका रेशियो निकालिए, क्या है? बीसी कितना है? 6 और ये कितना है? 12। तो कितना आ जाएगा? 1/2। और इनका देखिए, इनका बेस बी ए, मतलब क्या हुआ? ए बी बाय आर क्यू कितना है? 4/8, मतलब कितना? 1/2। 1/2 हुआ ना? देखिए आरएचएस प्रॉपर्टी क्या बोलता है उसको थोड़ा गौर से सुनिएगा। आरएचएस प्रॉपर्टी क्या बोलता है उसको गौर से सुनिएगा। कैसे दो ट्रायंगल सिमिलर होता है, कैसे दो ट्रायंगल सिमिलर होता है उसको ध्यान से समझिएगा। अगर एक राइट एंगल का हाइपोटेन्यूज दूसरे राइट एंगल का हाइपोटेन्यूज का रेशियो, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग हाइपोटेन्यूज का रेशियो और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, मतलब कोई भी एक सा साइड का रेशियो अगर सेम हो, जैसे हाइपोटेन्यूज और हाइपोटेन्यूज का रेशियो कितना आया? 1/2। और एक दूसरा साइड मान लीजिए बेस बाय बेस का रेशियो कितना आया? 1/2। तो इनका क्या आया? मतलब दो साइड हाइपोटेन्यूज, मतलब कहने का मतलब हाइपोटेनियस का भी कॉरेस्पॉन्डिंग हाइपोटेनियस का रेशियो भी 1/2 और कॉरेस्पॉन्डिंग बेस का रेशियो भी 1/2। अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में कॉरेस्पॉन्डिंग हाइपोटेनियस का रेशियो एक कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर आ जाए तो आप दोनों ट्रायंगल को आरएचएस प्रॉपर्टी से सिमिलर बोलोगे। फिर से बता दे रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट बहुत सारे टीचर भी नहीं जानते। ये कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं कि बहुत सारे टीचर को भी नहीं पता, क्योंकि ये मेन थ्योरम में मेंशन नहीं है। नहीं पता होने के कारण क्या है कि ये मेन ट्रायंगल का थ्योरम में मेंशन नहीं है। ट्रायंगल का मेन थ्योरम में 3 ही चीज मेंशन है, 4 चीज। एक एस एस एस, साइड एंगल साइड, एंगल एंगल एंगल, और चौथा एंगल एंगल, उसी का कोरोलरी। और ये जो चीज है ना, खास करके सिमिलैरिटी रूल में, देखिए आरएचएस प्रॉपर्टी कॉन्ग्रुएंट में मेंशन है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए आरएचएस प्रॉपर्टी मेंशन है, लेकिन सिमिलर प्रूव करने के लिए खासकर एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक में मेंशन नहीं है। वो कहां पे किया है? समरी में, जो लास्ट में मिसलेनियस के लास्ट में समराइज जो करता है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट को मेंशन करता है, वहां पे मेंशन है। और वो बात सारे टीचर नहीं पढ़ते, इसलिए बहुत सारे टीचर को ये कॉन्सेप्ट नहीं मालूम। इसीलिए मैं बार बार अलर्ट करके बोल दे रहा हूं, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूं कि इस प्रॉपर्टी से भी सिमिलर होगा। समझ गए? चलिए, तो देखिए क्या हुआ, क्या बोलता है ये प्रॉपर्टी कि कॉरेस्पॉन्डिंग हाइपोटेन्यूज का रेशियो और एक कोई कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो अगर आपने प्रोपोर्शनल दिखा दिया तो वो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल सिमिलर होगा। और जब दोनों राइट एंगल सिमिलर होगा तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर नहीं होगा क्या? जब दोनों राइट एंगल ट्रायंगल अगर सिमिलर होगा तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर नहीं होगा। मनीष बाबू, राइट या रॉन्ग? राइट या रॉन्ग? तो देखो ना भैया, अब देखो इसी चीज को ले लो, इसी चीज को ले लो, इसको आप क्या लिख सकते हो? AC बाई, देखो एक ही साइड का है तो आप PR को यहां पे ले ले आओ। क्यों? क्योंकि AC का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है? AC का कॉरेस्पॉन्डिंग यहां पे कौन है? AC जो है तो ये है AC इज अ परपेंडिकुलर, तो वहां पे इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कौन है? PR। तो आपको क्या लाना पड़ेगा? ये चीज को यहां पे ले आओ तो क्या लाना पड़ेगा? AC अपॉन PR। मैंने कुछ नहीं किया, ध्यान दीजिएगा। ये PR को आप यहां पे ले आइए। क्यों ला रहे हैं जान रहे ना? कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के लिए। क्यों ला रहे हैं? क्योंकि दो ट्रायंगल को आप सिमिलर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल बता के बताते हो।
तो बताओ ना, AC इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन होगा? PR। तो हम जानते हैं कि इसको एक्सचेंज कर सकते हैं आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो AC के नीचे मैंने क्या किया, PR को यहां पे ले आया और BC को वहां पे ले जाऊंगा PR की जगह पे। तो ये BC अब उधर ले जाएंगे, तो ये क्या होगा, BC अपॉन क्या हुआ, BC अपॉन क्या हुआ, PQ हुआ, कैपिटल P है, हो गया। अब देखो सवाल, ये जो भी बच्चे देख रहे वीडियो, ये मैं पार्टिकुलर बोल रहा हूं कि भैया ये सवाल कितना इजी प्रूव हो जाएगा। अभी मैंने क्या बोला, RHS प्रॉपर्टी से सिमिलर होने के लिए क्या बोला कि अगर एक दो राइट एंगल ट्रायंगल है, उनका कॉरेस्पॉन्डिंग हाइपोटेन्यूज का रेशियो अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एक साइड का रेशियो के बराबर हो जाए तो वो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल सिमिलर होगा। कौन सी प्रॉपर्टी से? RHS प्रॉपर्टी से। तो देखो ना भैया, AC एक साइड हुआ और दूसरे ट्रायंगल में PR एक साइड हुआ, तो AC बाय PR हो गया ना एक साइड का रेशियो। फिर क्या हुआ, यहां पे क्या है, BC इज अ हाइपोटेनियस और यहां पे PQ इज अ हाइपोटेनियस। यहां पे BC इज अ हाइपोटेनियस और यहां पे क्या हुआ, PQ इज अ हाइपोटेनियस। अगर जो बच्चे ट्रायंगल नहीं पढ़े होंगे ना, तो उनको हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाए। अगर नहीं पढ़े होंगे तो ट्रायंगल आप सिमिलरिटी वाला पढ़ लीजिएगा, तब ये सवाल पे आइएगा, समझ गए। तो BC इज हाइपोटेनियस और इसका PQ इज हाइपोटेनियस। तो देखिए ना, BC बाय PQ हाइपोटेनियस का रेशियो और एक साइड का रेशियो क्या हुआ, प्रोपोर्शनल हुआ। और जब दो रेशियो आपस में बराबर होते हैं तो आप उसे प्रोपोर्शनल बोलते हो। जब दो रेशियो आपस में बराबर होते हैं तो उसे आप प्रोपोर्शनल बोलते हैं, याद रखिएगा। तो देखिए, एक साइड का रेशियो, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कॉरेस्पॉन्डिंग हाइपोटेन्यूज के रेशियो के प्रोपोर्शनल हो गया। तो RHS प्रॉपर्टी यही बोलता है कि अगर ये चीज हो गया तो ये दोनों ट्रायंगल, कौन सा, ABC, ट्रायंगल एंगल ABC सिमिलर होगा किनका, RQP का, ठीक है ना। आगे बढ़े, ये दोनों ट्रायंगल जब सिमिलर हो गया, और आपको भी पता है कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में क्या होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या होते हैं, होते हैं ना, होते हैं या नहीं होते। तो बताइए, B का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन, तो ये दोनों ट्रायंगल किससे सिमिलर हुआ, अब क्या लिखिएगा, बाय RHS क्राइटेरिया, यहां पे लिख दीजिएगा बाय RHS सिमिलैरिटी रूल। क्या लिखिएगा, बाय RHS सिमिलैरिटी रूल। मैं डॉट करके छोड़ दिया, बाय RHS सिमिलैरिटी रूल, ठीक है ना। और जब दो ट्रायंगल को आपने सिमिलर दिखा दिया तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे ना। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल B का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन, B का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन, और यही चीज तो हमको प्रूव करना था, टू प्रूव एंगल B बराबर Q। बताइए कितना इजी में हो गया। लेकिन मैं बार बार बता रहा हूं भाई, ये प्रॉपर्टी बहुत सारे टीचर को मालूम नहीं रहता। आप अगर देखना चाहते हो तो 10th स्टैंडर्ड का NCERT का बुक का जो ट्रायंगल जैसी चैप्टर है, वो ट्रायंगल चैप्टर का जो मिसलेनियस के बाद जो समरी दिया हुआ रहता है, जो दिया हुआ रहता है ना, उसके लास्ट में देखिएगा एक बॉक्स बना के उसमें लिखा हुआ है कि दो ट्रायंगल RHS से भी सिमिलर होता है। आप जरूर देखिएगा, नहीं तो बहुत सारे बच्चे पहली बार RHS से देखेंगे तो उनको लगेगा कि टीचर क्या पढ़ा दिए। मैं बिल्कुल होशो हवास में पढ़ाया हूँ और जानबूझ के पढ़ाया हूँ कि ताकि आपको जो जानकारी नहीं है वो जानकारी आपको पता चले। और ये प्रॉपर्टी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिएगा। और अगर उन लोग बोले कि कहाँ पे मेंशन है, कोई भी
टीचर ना आपको कोई अदर बुक का रेफरेंस को नहीं मानता, एनसीईआरटी का रेफरेंस को मानता है। आप अगर कोई भी एग्जाम दे रहे हो कॉम्पिटिटिव और कोई क्वेश्चन आप आंसर गलत चैलेंज ये कर रहे हो तो आपको एनसीईआरटी का प्रमाण देना पड़ेगा, जो प्रूफ देना पड़ेगा डेटा वो एनसीईआरटी का देना पड़ेगा, तब आपका वैलिड होगा। आप अदर गाइड से कोई भी लिख देता है उसका आंसर का प्रमाण दोगे तो गलत हो जाएगा। तो ये एनसीईआरटी में मेंशन है, दिखाइए थोड़ा सा बुक दीजिएगा एनसीईआरटी का मेरे को। देखिए जो ट्रायंगल जैसी चैप्टर है तो ये वाला पोर्शन अगर आपको कैमरा में दिख रहा है तो देखिए लिखा है अ नोट टू द रीडर, अ नोट टू द रीडर। देखिए लिखा है इफ इन टू राइट ट्रायंगल्स हाइपोटेनियस एंड वन साइड ऑफ द वन ट्रायंगल are proportional to the hypotenuse and one side of the other triangle, then the two triangles are similar. This may be referred to as the RHS similarity criterion. और ये भी लिखा if you use this criterion in example 2, जो सवाल अभी मैंने प्रूफ किया चैप्टर 8, the proof will become simpler. ये प्रूफ क्या हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। देखिए सारा चीज मेंशन लिख दिया, लेकिन मैं बार बार बता रहा हूं कि इससे मत रिस्क लेने जाना बोर्ड का एग्जाम में। अभी मैं जो सेकंड मेथड बताऊंगा उससे बनाना, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं भैया बहुत सारे टीचर को नहीं मेथड पता तो आपको आपके मार्क्स काट देंगे और आप फिर हमको गाली दोगे। तो इसीलिए मैं बता रहा हूं कि ये मेथड मत प्रेफर करना, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको नॉलेज के लिए। तो मैं सेकेंड मेथड नेक्स्ट लेक्चर में लाऊंगा। और आपको अच्छा लगा अगर मेरा लेक्चर 3 या त्रिकोणमिति का सीरीज आप लोग को अगर अच्छा लग रहा है तो आप मेरे को मोटिवेट करने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए। न्यू कॉन्सेप्ट, एकदम बिल्कुल नए नए कॉन्सेप्ट आपके पास मैं ला रहा हूँ जो बहुत सारे बच्चों को मालूम नहीं होता। आप पढ़ के भी आते हो, बहुत सारे बच्चों को मालूम नहीं होता। और आप लोग कमेंट में भी करके बताइएगा कि ये कॉन्सेप्ट किनको किनको मालूम था। आप लोग अगर पढ़े हो तो कमेंट करके बताइएगा कि ये कॉन्सेप्ट किनको किनको मालूम था, सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा को नॉलेज ऑब्टेन प्राप्त हो। चलिए थैंक यू, आज के लिए इतना ही।